And let's move to our next topic, and that is inclusion exclusion प्रिंसिपल। अगेन इसमें भी ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि विदाउट इसके भी क्वेश्चन हमेशा ही सॉल्व हो जाएंगे जो IIT JEE में आएगा। ठीक है, फिर भी सुन लिया। मान लिया हमने कुछ भी एक क्वेश्चन मॉडल किया कि फाइंड नंबर ऑफ वेज एंड कंडीशंस इम्पोज कर दी, मल्टीपल कंडीशंस इम्पोज कर दी, तो हम इसको फॉर्मूले जो है उसको बस मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, जैसे नंबर नॉट नो, नंबर ऑफ वेज, ये ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़ के इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज, ये ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वेज while ensuring that restriction is failed at least once। फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ वेज, NOW नंबर ऑफ वेज, ये ठीक है, while ensuring that restriction is failed at least twice, ये जुड़ेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, फिर माइनस, फिर नंबर ऑफ वेज while ensuring that restriction is failed at least thrice, फिर प्लस at least 4 times and so on, माइनस एंड so ये हो गया, ये ठीक है। फीलिंग अगर आ रहा है, मतलब फीलिंग लाने के लिए, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, से यू हैविंग टू रेस्ट्रिक्शन R1 एंड R2, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हो गया, उसमें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंश्योर किया कि R1 फेल हो जाए, फिर ऐसे करके नंबर ऑफ केसेस गिन लिए, फिर मैंने इंश्योर किया कि R2 फेल हो जाए, फिर ऐसे करके नंबर ऑफ केसेस गिन लिए, उनको मैंने घटा दिया टोटल में से, बिकॉज ये अनफेवरेबल है। बट इसमें दिक्कत क्या हुआ कि जब R1 और R2 दोनों एक साथ फेल हो गया, ठीक है, तो जब मैंने ये बोला ना कि R1 फेल हो जाए, ऐसे नंबर ऑफ वेज गिन लिए, तो बस मैंने ये इंश्योर किया कि R1 फेल हो जाए, बाकी कुछ भी होता रहे, R2 फेल हो या ना हो, ठीक है। ऐसे जब मैंने ये इंश्योर किया कि R2 फेल हो जाए, तो R1 पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उससे क्या होगा कि जब रेस्ट्रिक्शन R1 भी फेल हो गया एंड रेस्ट्रिक्शन R2 भी फेल हो गया, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एक साथ जो फेल हो गए, वो किसी ज़्यादा बार घट गया, वो R1 फेल हो गया इसकी तरफ से भी घट गया, एंड R2 फेल हो गया इसकी तरफ से भी घट गया, ठीक है। तो ज़्यादा बार घट गया, इसलिए वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये तो 2 रेस्ट्रिक्शन की बात हुई। अगर मैं ऐसी 4 रेस्ट्रिक्शन ले लूँ, तो क्या होगा कि इस टर्म के लिखने से ज़्यादा बार घट जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 2 करके जोड़ दिया, तो ऐसे करने से फिर ज़्यादा बार जुड़ जाएगा। क्या चीज़ ज़्यादा बार जुड़ जाएगा, जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया, फिर आगे एक बार माइनस किया, फिर उसमें ज़्यादा बार घट गया एंड सो ऑन, तो इसलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। प्रूफ वगैरह इसका है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने की जरूरत नहीं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, दिस मच इज सफिशिएंट, इवन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी पढ़ा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लिया हमने बोला लेट ए 8 डिजिट नंबर is to be made which should not contain digits 0, 1 and 2 and must contain 4, 5, 6 and say 7, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, ये ठीक है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है। अब इसके अंदर 0, 1 और 2 तो आना ही नहीं चाहिए, तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें 0, 1, 2 नहीं आना चाहिए, तो 0, 1, 2 तो हमने अलग फेंक दिया,
वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या बचा, 3 से लेके 10 तक। तो 3 से लेके 10 तक टोटल कितना, सॉरी 3 से लेके 10 तक नहीं, सॉरी 3 से लेके 9 तक। तो 3 से लेके 9 तक टोटल कितना डिजिट बचा, 7। तो आई एम लेफ्ट विद 7 डिजिट्स। ये ठीक है। कौन कौन से 7 डिजिट, दीज आर 4 5 6 7 एंड 3 8 9। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चलो 8 डिजिट का नंबर तो बनाना है, बट उसमें से ये चारों डिजिट तो पक्का आना चाहिए, 0 1 2 आना ही नहीं चाहिए। तो जो 0 1 2 नहीं आना चाहिए वो तो मैंने अलग रख दिया, ठीक है, हमने ऐसे बोला। और जो ये डिजिट पक्का आना चाहिए ये हमें इंश्योर करना है। और 3 8 9 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उस पर कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑफकोर्स डिजिट्स में बी रिपीटेड, ये उसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे इसको, अगर इसको मैं ऐसे सोचूं, जैसे सबसे पहली बार बच्चों का दिमाग कैसे चलेगा अगर मैं क्वेश्चन दूँ ना, तो सबसे पहले उनका दिमाग ये चलेगा कि उन्होंने बोला कि 4 5 6 7 एक एक बार कम से कम आना चाहिए, तो चलो एक एक बार रख देते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे ये बोलेंगे एक एक बार रख देते हैं, एक बार 4 रख दिया, एक बार 5 रख दिया, एक बार 6 रख दिया, एक बार 7 रख दिया, तो मैं उनसे तुरंत पूछूंगा कि कहाँ पे रखा, प्लेसेस तो 8 हैं, 8 प्लेसेस अलग अलग हैं। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, बच्चे बोलेंगे, जिस जो स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ मोस्ट लाइकली दिल से कि 8C4 किया हमने, 8 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट किए, वहाँ पे ये रख दिया। तो जब वो ऐसे बोलेगा था एल से कि बस यही गड़बड़ हो गया, मतलब वो ये बोलेंगे पहले तो ये 4 प्लेसेस सेलेक्ट किए, वहाँ पे ये रख दिए, और बचे हुए जो प्लेसेस हैं वो इन 7 डिजिट से ऐसी आंख बंद करके भर दिए, मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। उससे गड़बड़ क्या हो जाएगा कि ओवर काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिट भरे गए वो एक एक करके भरे गए, पहले हमने 4 रखे, फिर बचे हुए 4 रखे। तो पहले 4 जब हमने सेलेक्ट किए तो मान लिया प्लेस 2 पे 5 आ गया, और जब बचे हुए 4 रख रहे थे मान लिया प्लेस 3 पे 7 आ गया, ये ठीक है। या फिर पहले जब 4 रख रहे थे तो प्लेस 3 पे 7 आ गया, और प्लेस 2 पे 5 आ गया बाद में। तो ये जो 2 केसेस हैं वो सेपरेटली काउंट हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर अलग अलग है। तो मल्टीप्लिकेशन करने में हम पहले लेक्चर से ही बोल रहे हैं कि ऑर्डर काउंट होता है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है ये। तो कैसे करेंगे, उसी के लिए फॉर्मूला बनाए, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले कि इन 7 डिजिट से विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन भर दिए। तो पहले प्लेस को भरने का 7 तरीका, 7 तरीका, 7 तरीका, टोटल 8 डिजिट है। तो नंबर ऑफ वेज, नाउ मतलब नंबर ऑफ वेज विल बी 7 raised to power 8। ऐसे करने से तो ये टर्म लिखा गया टोटल नंबर ऑफ वेज। फिर नंबर ऑफ वेज इन विच वी हैव टू इंश्योर दैट रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस, तो माइनस रेस्ट्रिक्शन अब क्या है कि ये जो 4 5 6 और 7 है, इनमें से एक डिजिट नहीं आया, ये रेस्ट्रिक्शन। अगर एक डिजिट नहीं आया तो फेल होगी रेस्ट्रिक्शन, 2 डिजिट नहीं आए तो भी फेल हो गई, 3 डिजिट नहीं आए तो, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई 3 नहीं आए तो भी फेल हो गया। तो फिर अब क्या करेंगे, तो माइनस नंबर ऑफ वेज वाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट वन प्लेस। उसका मतलब क्या कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो एक जगह पक्का फेल हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 4 5 6 और 7 में से मान लिया एक डिजिट नहीं आया, ये ठीक है, अपनी तरफ से ये इंश्योर किया। तो कौन सा डिजिट नहीं आया, 4C1। मान लिया 4C1 से 5 सेलेक्ट हो गया, तो हमने क्या किया 5 तो अलग उठा के रख दिया। अब ये जो 7 डिजिट है इसमें से एक डिजिट कम हो गया, 6 बचा, 6 से हमने आंख बंद करके फिर वापस भर दिया, ये ठीक है। तो 6 से भरेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 6 raised to power 8, ठीक है। अब 6 raised to power 8 में ऐसा भी होगा कि 8 की 8 जगह 3 3 3 3 3 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो केसेस भी आ गए कि जब रेस्ट्रिक्शन 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, वो अपने आप इसके अंदर आ गए। बट क्वेश्चन के जो हमने ऊपर थ्योरी, ये जो लिखा है थ्योरी, उसके हिसाब से हमने क्या बोला था कि बस हमें ये इंश्योर करना है कि एक जगह तो फेल हो ही जाए, बाकी फेल होना हो हमने कुछ नहीं देखा। तो उसकी वजह से ये टर्म आ गया। अब आएगा प्लस, कि रेस्ट्रिक्शन 2 बार फेल हो जाए, 2 बार मतलब इन 4 में से 2 डिजिट नहीं आए, तो कौन से 2 नहीं आए, 4C2, उन दोनों को हमने अलग उठा के रखा। अब कितने बचे, 5, तो 5 raised to power 8।
फिर 3 जगह फेल हो जाए तो -4c3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, इंटू 4^8, फिर +4c4 इंटू 3^8। ये ठीक है, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, बट दिस इज आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी के हेल्प से देयर समथिंग कॉल्ड डी अरेंजमेंट्स। ये ठीक है, उसका फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तुम ऐसे मानो कि मेरे पास मान लिया n बॉक्सेस हैं, बॉक्स B1, बॉक्स B2, बॉक्स B3 एंड सो ऑन, n बॉक्सेस हैं। ठीक है, एंड मेरे पास मान लिया n कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 सेम कलर का, मतलब बॉक्स 1 का कलर मान लिया, ये n डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस हैं, n डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस। माने पहले वाला ब्लू है, सेकंड इज ग्रीन वाइट ऐसे करके, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी ब्लू है, सेकंड ऑब्जेक्ट ग्रीन है, थर्ड ऑब्जेक्ट वाइट है, ऐसे करके एन कलर्ड ऑब्जेक्ट है, करस्पॉन्डिंगली कलर्ड ऑब्जेक्ट है। ये ठीक है, जितने कलर के बॉक्सेस हैं उतने ही कलर की ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, नाउ पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू बॉक्सेस। ये ठीक है, वन इन ईच, एक ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स में रखा है, सच दैट नो टू कलर्स मैचेस। मतलब कोई भी, जैसे वाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो वाइट कलर वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, बाकी किसी में भी जाए। ऐसे जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, बाकी कहीं पे भी जाए। इसके हमें नंबर ऑफ वेज निकालना। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हमें इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या होता है कि n प्लेसेस हैं, उसमें n ऑब्जेक्ट्स रखना है, तो आंसर वुड हैव बीन n फैक्टोरियल। ये ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी जगह ऐसा भी आ जाएगा कि सेम कलर का ऑब्जेक्ट उसी बॉक्स में चला गया, तो अब इसको घटाने के लिए, ये ठीक है। अच्छा, अगर तुम वैसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करो तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होगा ही नहीं सॉल्व ऐसे। अगर मैं ये सोचूं ना कि पहला मान लिया रेड कलर का बॉक्स है और रेड कलर की ऑब्जेक्ट है, तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट को उठा के पहले बॉक्स में नहीं रखा और किसी में रख दिया, चलो यहाँ तक तो चल जाएगा, मैंने बोला कि n-1 तरीके से रख दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, दूसरा मान लिया ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, अब इसको रखने के कितने तरीके आएंगे वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ गया। अगर पहले ऑब्जेक्ट को ग्रीन बॉक्स में रखा गया तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्रीन बॉक्स ऑप्शन ही नहीं है वैसे भी, तो उसके पास तो n-1 ऑप्शन हैं। ये ठीक है। अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट मान लिया किसी ब्लू कलर के बॉक्स में चला गया, तो अब ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट आया है इसके पास दो ऑप्शन कम हो गए, एक तो ब्लू वाला भर गया और दूसरा इसका अपना जो ग्रीन है उसमें भी नहीं रख सकते, तो फिर n-2 ऑप्शन हो गए। तो सेकंड वाले को रखने का तरीका डिपेंड करेगा कि पहले वाला कहाँ पे गया। ठीक है, अब किसी बच्चे ने बोला कि अगर ऐसा है तो केसेस बना लो, ठीक है, चलो बना लिया केस सेकंड ऑब्जेक्ट्स को रखते समय दो केसेस बन जाएंगे कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो इसी के बॉक्स में गया या दूसरे किसी बॉक्स में गया। अब यहाँ तो ठीक है, इस हिसाब से मैंने केसेस रख दिए, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तीसरे ऑब्जेक्ट में केसेस के अंदर केसेस बन जाएंगे, फिर एक स्टेप और नीचे जाए तो उसके अंदर केसेस बन जाएंगे, तो मतलब तो ट्री की तरह ओपन होता ही चला जाएगा। तो क्वेश्चन इज नॉट दैट ईजी। ये ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए फिर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पहले तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n को हमने ऐसी आंख बंद करके रख दिया, माइनस नंबर ऑफ वेज वाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस। अब मैंने अपनी तरफ से ये इंश्योर किया कि रेस्ट्रिक्शन कम से कम एक जगह फेल हो जाए। तो किस जगह फेल हो गया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के फेल होने का मतलब क्या है कि ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट ब्लू कलर के बॉक्स में चला गया, तो एक जगह फेल होने का मतलब क्या है कि NC1। ठीक है, NC1 से हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसको उसके बॉक्स में रख दिया, ये इंश्योर करने के लिए कि एक रेस्ट्रिक्शन फेल हो जाए, कम से कम एक फेल हो जाए।
अब ऐसा करने से n-1 ऑब्जेक्ट्स बच गया, n-1 बॉक्सेस बच गया, उसको फिर मैंने आंख बंद करके ऐसे डाल दिया n-1 फैक्टोरियल। फिर प्लस नंबर ऑफ वेज while ensuring that two restrictions are failed। तो टू रेस्ट्रिक्शंस फेल्ड का मतलब हो गया कि दो ऑब्जेक्ट्स अपने वाले बॉक्सेस में चला गया, तो कौन सा? तो NC2। उनको उन्हीं के बॉक्सेस में रखने के लिए एक ही तरीका है, रेड वाला रेड में, ग्रीन वाला ग्रीन में, एक तरीका। फिर कितना बच गया? n-2, उनको हमने ऐसे रख दिया। फिर माइनस NC3 इंटू n-3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए। ये ठीक है। अब दिस इज n फैक्टोरियल माइनस NC1 को लिख सकते हैं n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n-1। NC2 को लिख सकते हैं n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। फिर ऐसी NC3 को लिख सकते हैं n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब इस फॉर्मूले को अरेंज करके दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल हो गया, ऐसी n n-1 n-2 फैक्टोरियल मिलके n फैक्टोरियल हो गया। तो ये जो न्यूमरेटर है सब जगह n ही फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हमने क्या किया? n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लिया। अब अंदर कितना बचा? 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो यही आंसर हो गया। ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो गया। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? कि हमारे पास मान लिया 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ही करस्पॉन्डिंग प्लेसेस हैं, इन 5 ऑब्जेक्ट को उन 5 प्लेसेस में रखना है सच दैट कोई भी अपने वाले प्लेस में ना जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट देयर आर n envelopes and n letters, ये ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग n एड्रेस्ड एनवलप हो गया, मान लिया एड्रेस्ड एनवलप्स, मतलब एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है कि कहाँ पे जाना है उसको, एंड देयर आर n करस्पॉन्डिंग लेटर्स, ये ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ways of placing letters into envelopes, ये ठीक है, 1 in each of course, such that first part no letter goes to intended envelope। ठीक है, मतलब हमारे पास n लेटर्स हैं, n एनवलप्स हैं, उन लेटर्स को एनवलप में रखना है, एक एक को एक एक में, ये ठीक है। और अब पहले वाले पार्ट में उसने क्या बोला है कि इस बात का आंसर बताओ कि कोई भी लेटर सही ना जाए, सारे के सारे गड़बड़ हो जाएं, कि जिस एड्रेस के लिए उसको लिखा गया है उसकी बजाय वो और किसी में चला जाए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला। तो आंसर क्या आ जाएगा? यही n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये लास्ट में केवल n तक ही जाएगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, एग्जैक्टली two letters are placed करेक्टली, मतलब केवल 2 लेटर सही एनवलप में रखे गए, बाकी सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो फिर आंसर क्वेश्चन उठेगा कौन से दो? तो NC2, NC2 से 2 लेटर हमने सेलेक्ट किए, इनको सही रखना है, तो सही रखने का तो एक ही तरीका, जो जिसमें जाना चाहिए उसमें रख दिया हमने। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बचा? n-2 लेटर्स बच गए, n-2 एनवलप्स बच गए, और इन n-2 लेटर्स को n-2 एनवलप्स में रखना है सच दैट कोई भी सही ना जाए। तो इसके ऊपर फिर दोबारा क्या लग जाएगा? यही
रीअरेंजमेंट फॉर्मूला, n माइनस टू फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये ठीक है। बस इस बार क्या होगा कि ये n माइनस टू तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा। ये आंसर होगा। ये ठीक है। ओके, एक पार्ट और लिख लिया। एग्जैक्टली 5 letters are wrongly placed। ये ठीक है। केवल 5 लेटर गलत रखे गए, बाकी सब सही रखे गए। ठीक है। तो जो आंसर होगा वो गलत की वजह से सही से शुरू करेंगे हम, कि जो n माइनस फाइव लेटर है वो सही रखे गए। तो कौन से n माइनस फाइव सही रखे गए? एन सी एन माइनस फाइव। अब ये n माइनस फाइव लेटर्स है, n माइनस फाइव एनवलप्स है, इनको सही रखना है। तो सही रखने का तो अगेन एक तरीका, कि जो भी लेटर जिसमें जाना चाहिए उसमें रख दिया हमने, एक ही तरीका है। ठीक है, तो इंटू वन लिख दिया, मान लिया एक तरीके के लिए। उसके बाद जो 5 लेटर्स हैं वो सब गड़बड़ हो जाना चाहिए। तो 5 लेटर के 5 लेटर को गड़बड़ करने का कितना तरीका है? ये सही रखने के बाद मेरे पास 5 लेटर बचे, 5 एनुलर बचे, तो उनको सब गलत वे में जाना चाहिए। तो कितना तरीका होगा? 5 फैक्टोरियल 1 माइनस दिस प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ऐसे कर लेना, ये 5 फैक्टोरियल लग जाएगा। बस यही आंसर हो गया बस। अच्छा, जो पहला दो टर्म है वो एनीवेज जीरो लिखा हुआ है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो पहले दो टर्म को ना लिखें तो भी चलेगा। ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली वन लेटर गोज टू रॉन्ग एनवलप। ठीक है। जनरली मैं क्लास में क्या कहता हूँ, इस तरह के एग्जाम्पल देके मैं लास्ट में ये पूछा, तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, आंख बंद करके वो ऊपर वाला फॉर्मूले से फिर शुरू हो गए। बट ऐसा नहीं होगा। ये तो IQ बेस्ड क्वेश्चन है कि एक लेटर गलत चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका मतलब क्या कि बाकी n माइनस वन लेटर सही चले गए। तो अगर n माइनस वन लेटर्स को हमने n माइनस वन एनवलप में रख दिया, तो अब मेरे पास एक ही लेटर बचा, एक ही एनवलप बचा, तो उसको गलत कैसे रख सकते हैं? वो तो सही रखा जाएगा अपने आप ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, काफ़ी बच्चे पकड़ भी लेते हैं कि क्या ट्रिक खेला जा रहा है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। नहीं समझ में आया तो आई विल से अगेन रिवाइंड, एक बार और देखो।